गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद क्लासेज टीम का थाना में आपका स्वागत है। मैं एलआर बायोलॉजी सब्जेक्ट का अध्यापन करा रहा हूँ। इसमें पहले कालांश में हमने 26वां चैप्टर पढ़ा था, जंतु विज्ञान का सामान्य परिचय। आज जो हम पढ़ेंगे न्यू सिलेबस के अनुसार, जो एनसीईआरटी का कोर्स है उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। इसमें पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है आपके सामने जंतु जगत। पहला कौन सा है? जंतु जगत। ठीक है, क्लास 11वीं है, पार्ट फर्स्ट है जूलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्ट है चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। देखिए सबसे पहले क्या है, हमने पहले कालांश में पढ़ा था कि जीव विज्ञान क्या है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था वो मैंने आपको बताया था, एल.टी. वैज्ञानिक। एल यानी लेमार्क और दूसरा जो वैज्ञानिक है टी यानी टर्बीरेनस। टर्बीरेनस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1802 में बायोलॉजी शब्द प्रस्तुत किया। इसके बाद में जो जीव विज्ञान है उसका जनक मैंने आपको बताया था अरस्तु है। अरस्तु कौन कौन सी ब्रांच का जनक है वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। अब बता रहा हूं मैं कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है, फादर ऑफ बायोलॉजी। दूसरा आपके सामने है जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु है, और भ्रूणिकी जो एम्ब्रियोलॉजी है उसका जनक भी अरस्तु है। इसके बाद में जीव विज्ञान की दो शाखा थी। एक शाखा को हमने जंतु विज्ञान बोला, दूसरी को हमने वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। तो बॉटनी का जो जनक है उसका नाम मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अरस्तु का शिष्य थियोफ्रेस्टस है जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसके बाद में चिकित्सक थे दो, पहला था सुश्रुत और दूसरा था चरक। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता पुस्तक का प्रकाशन किया और चरक ने चरक संहिता पुस्तक का प्रकाशन किया। इसी प्रकार से अरस्तु ने भी एक पुस्तक का प्रकाशन किया था जो मैंने आपको बताया था, जंतु इतिहास। क्या बताया था? जंतु इतिहास नामक पुस्तक का प्रकाशन अरस्तु वैज्ञानिक ने या दार्शनिक ने किया था, जिसको हम हिस्टोरिया एनिमिलिया कहते हैं। जिसको हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक कहते हैं, यानी हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक कहते हैं। किसकी थी? अरस्तु की। ठीक है, इसके बाद देखो इसके अंदर हमने पढ़ा है कि जंतु जगत में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है वर्गीकरण। वर्गीकरण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पादपों को सबसे पहले पहचानना पड़ता है। पहचानने के बाद में उसका नामकरण करना पड़ता है, उसके बाद में उसको किसी वर्ग में रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर पहला है पादप की पहचान। ठीक है, पहला क्या है? पादप की पहचान। दूसरा है नामकरण, और तीसरा जो आपके सामने है वह है वर्गीकरण। ठीक है, तो देखो ये तीन पद आपके सामने वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी में प्रयुक्त होते हैं। कि पहले पादप को हम क्या करेंगे? पहचानेंगे, उसके बाद उसका नामकरण करेंगे, उसके बाद उसका वर्गीकरण करेंगे। तो अगली जो हेडिंग है आपके सामने वो है वर्गीकरण में काम आने वाले पद। वर्गीकरण में काम आने वाले पद, सॉरी, वर्गीकरण में काम आने वाले पद, काम आने वाले पद। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्गीकरण में काम आने वाले पद कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कैसा है, वो इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले है जगत। पहला नाम क्या है? जगत। जगत को हम बोलते हैं किंगडम। क्या बोलेंगे इसको? किंगडम बोलेंगे। जगत के बाद में जो आपके सामने आता है उसको हम संघ कहते हैं। संघ को हम फाइलम कहते हैं। फाइलम के बाद में जो आपके सामने आता है उसको हम वर्ग कहते हैं। वर्ग को हम क्लास कहते हैं। क्लास के बाद में आपके सामने आता है यहाँ पर गण। गण को हम ऑर्डर कहते हैं। और उसके बाद में आता है कुल। कुल को हम फैमिली कहते हैं।
के बाद में आता है वंश। वंश को हम अंग्रेजी में जीनस कहते हैं, और वंश के बाद में आता है जाति, जिसे हम स्पीशीज कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने इनको मैंने तिरछा क्यों लिखा है, क्योंकि ये कैरोलस लीनियस का नियम था दिनांक पद्धति में कि किसी भी जंतु या पादप का नामकरण करना हो या वर्गीकरण करना हो तो उनको हम तिरछे इटैलिक्स एक क्रम में लिखते हैं। तो जब वर्गीकरण में काम आने वाले पदों को हम एक तिरछे क्रम में लिखते हैं तो इसको हम एक नाम देते हैं पदानुक्रम, पदानुक्रमिक तंत्र या हायरार्की सिस्टम, हायरार्की सिस्टम बोलते हैं इसको। तो देखिए आपके सामने जगत दो है, एक को पादप जगत बोलते हैं और एक को जंतु जगत बोलते हैं। अब देखिए आपके सामने वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, उसका नाम है आपके सामने जगत या किंगडम। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, उसका नाम है जाति। अब आपके सामने देखिए वर्गीकरण में काम आने वाले सभी पदों को हम एक नाम देते हैं टैक्सा या टैक्सोन। क्या बोलते हैं, वर्गक या टैक्सोन। तो ये आपके सामने एक टैक्सोन दिखाया गया है जो इस प्रकार से है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आपके सामने जाति। क्या पढ़ेंगे, जाति पढ़ेंगे। तो देखो जाति वर्गीकरण का यानी वर्गीकरण की सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या है, जाति या स्पीशीज है। जाति जो सिद्धांत है जॉन रे वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। किसने दिया, जॉन रे वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। ये मैंने पिछले मतलब वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जाति सिद्धांत किसने दिया, जॉन रे वैज्ञानिक ने दिया। इसी के साथ जॉन रे ने कीटों, चौपाई, सरीसृपों आदि का वर्गीकरण भी जॉन रे वैज्ञानिक ने किया था। अगर मान लीजिए भौगोलिक वातावरण के कारण क्या होता है कि जाति उपजातियों में बढ़ जाती है, जाति किसमें बढ़ जाती है, उपजातियों में बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, उपजाति होगी, जाति नहीं होगी। अगर उपजाति नहीं है तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, जाति या स्पीशीज होगी। इसके बाद में देखिए जो आपके सामने जाति है, समान जनन करने वाले जीवों के समूह को हम जाति कहते हैं, यानी समान जनन करने वाले जीवों को हम जाति कहते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। इसके बाद देखिए भौगोलिक वातावरण के कारण जाति उपजातियों में बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण, हर प्रत्येक में आपको उदाहरण बताऊंगा, ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए जाति का उदाहरण मैंने बता रहा हूं कि जो कौवा है, कौवा का जो प्राणी नाम है उसका नाम है कावर्स स्प्लेडेंस। क्या नाम है, कावर्स स्प्लेडेंस। ये कौवे का प्राणी या जूलॉजिकल नेम है, ठीक है। लेकिन भौगोलिक वातावरण के कारण इसकी जो मतलब जाति है वो अनेक उपजातियों में बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, देखिए पहला है भारतीय कौवा, भारतीय कौवा। तो भारतीय कौवा का वैज्ञानिक नाम है कावर्स स्प्लेडेंस, स्प्लेडेंस, ठीक है, कावर्स स्प्लेडेंस, स्प्लेडेंस। इसके बाद में आता है श्रीलंका का कौवा। श्रीलंका का जो कौवा है कावर्स कॉमन है, ऐसे कैसे आएगा कावर्स, स्प्लेडेंस कैसे आएगा। लेकिन मैंने बताया आपको कि जो उपजाति है वो अलग हो जाती है, तो उपजाति यहाँ स्प्लेडेंस नहीं होगी, कौन सी हो जाएगी, प्रोलिगैट्स। क्या हो जाएगी, प्रोलिगैट्स हो जाएगी। इसके बाद तीसरा जो आता है बर्मा देश। बर्मा देश में भारतीय जो कौवा है इसे हम क्या बोलते हैं, कावर्स। वंश ऐसे कैसे रहेगा, जाति भी ऐसे कैसे रहेगी, लेकिन उपजाति भिन्न हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे इंसोलेंस। क्या बोलेंगे इसको, इंसोलेंस। तो देखिए आपके सामने एक जीव है लेकिन उसकी उपजातियां अलग अलग है। भारतीय को एक उपजाति स्प्लेडेंस है, श्रीलंका की जो उपजाति है प्रोलिगेट्स है, और बर्मा की इंसोलेंस है। ये सब कॉमन है। अब इसके बाद में देखिए आपके सामने दूसरा जो बिंदु आता है वो वंश या जिन्स आता है। अनेक जातियां मिलकर वंश का निर्माण करती हैं। दिनांक पद्धति में पढ़ा था आपने, दिनांक पद्धति किसने दी थी, दिनांक पद्धति कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत
देश का वैज्ञानिक है, तो आपके सामने स्वीडन देश का वैज्ञानिक है। द्विनाम पद्धति में क्या होता है कि प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रथम शब्द को हम वंश, दूसरे शब्द को हम जाति कहते हैं। वंश में जैसे मान लीजिए आपके सामने कावस है, वंश को दर्शाता है, स्क्लेरेंस है वो जाति को दर्शाती है। इसी प्रकार से आप मनुष्य का वैज्ञानिक नाम सब जानते हो, होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस। तो होमो तो क्या हो गया, वंश हो गया, और सेपियंस क्या हो गई, जाति। ये है आपके सामने होमो वंश और सेपियंस क्या है, जाति। ठीक है। इसके बाद कैरोलस लिनियस ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। कौन सी पुस्तक है, सिस्टमा नेचुरी पुस्तक का प्रकाशन किया इन्होंने। और सिस्टमा नेचुरी के अंदर 4236 पादपों का वर्णन किया गया। कितने पौधों का वर्णन किया गया, 4236 पौधों का वर्णन किया गया। कैरोलस लिनियस ने दूसरी पुस्तक का प्रकाशन किया जिसको हम जेनेरा प्लांटनम कहते हैं। दूसरी पुस्तक का प्रकाशन यहाँ पर लिनियस ने किया था जिसको जेनेरा प्लांटनम कहते हैं। इस प्रकार से कैरोलस लिनियस ने दो पुस्तक का प्रकाशन किया, सिस्टमा नेचुरी, दूसरी पुस्तक का नाम है जेनेरा प्लांटनम। द्विनाम पद्धति के नियम और आज जो इनके नियम है, रूल है, वो अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए जो यहाँ आपके सामने अनेक वंश मिलकर उनका निर्माण करते हैं, यानी अनेक वंश मिलते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, उनका निर्माण हो जाता है। जैसे आपके सामने मनुष्य है, मनुष्य के कुल का नाम क्या है, होमिनिडी। मनुष्य के कुल का नाम क्या है, होमिनिडी है। और जो गैरली मक्खी है, मक्खी के कुल का नाम आपके सामने क्या है, उसका नाम है मस्कडी। कौन सा कुल आता है, मस्कडी। फिर इसके बाद में देखिए जो अनेक कुल हैं, अनेक कुल मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे हम गण या ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। और गण की बात हम उदाहरण जैसे उदाहरण करेंगे तो यहाँ पर उदाहरण के लिए आपके सामने देखिए मनुष्य का कुल क्या था, होमिनिडी। मक्खी का कुल क्या था, मस्कडी। इसके बाद में गण की बात करेंगे तो मनुष्य का जो गण है उसको हम बोलते हैं प्राइमेट्स। क्या बोलेंगे उसको हम, प्राइमेट्स। यानी मनुष्य का जो गण है वो आपके सामने हो जाएगा प्राइमेट्स। ठीक है। और जो आपके सामने मक्खी है तो उस मक्खी का हो जाएगा आपके सामने गण कोर्निवोरा। जैसे मान लीजिए बिल्ली है, टाइगर है, इनका कौन सा गण हो जाएगा, कोर्निवोरा हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मनुष्य का वर्ग कौन सा है, तो देखिए अनेक गण मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वर्ग या क्लास का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य का वर्ग कौन सा है, मैमेलिया या स्तनधारी। मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपके सामने कुत्ता है, कुत्ते का जो मान लीजिए वर्ग है, सॉरी कुत्ता, मक्खी का जो वर्ग है उसका नाम है इंसेक्टा। क्या नाम है, इंसेक्टा। ठीक है। इस प्रकार से अनेक वर्ग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संघ या फाइलम का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य का संघ क्या है, कोडेटा है। और जो मक्खी है उसके संघ की बात करें तो उसका संघ आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है, तो जंतु जगत में सबसे बड़ा वर्ग इंसेक्टा होता है। फिर इसके बाद में आता है कि अनेक संघ मिलकर जगत का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जगत या किंगडम का निर्माण करते हैं। और आप जानते हो मनुष्य जंतु जगत में आता है और ये जो मक्खी है ये भी जंतु जगत में आती है। लेकिन यहाँ पर अपन नीम की बात करेंगे तो नीम केवल पादप जगत में आएगा, यानी पादप किसमें आएंगे, पादप जगत में आएंगे। तो देखिए वर्गीकरण में काम आने वाले जो विभिन्न पद हैं इनको संयुक्त रूप से हम टैक्सा या टैक्सॉन कहते हैं। और वर्गीकरण के आने वाले पदों को हम तिरछे क्रम में लिखते हैं, तो इस पद्धति को हम हायरार्की या पदानुक्रम तंत्र कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण। अगला जो पद अपना या बिंदु आता है वो आता है जंतुओं का वर्गीकरण या जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों को हम अलग अलग पद्धतियों के अनुसार विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले
वर्गीकरण की जो पहली पद्धति आती है उसका नाम है द्विजगत पद्धति। यानी वर्गीकरण में कौन कौन सी पद्धतियां हैं, तो जंतु का वर्गीकरण के लिए देखिए आपके सामने पहली है द्विजगत पद्धति, दूसरी जो पद्धति है आपके सामने त्रिजगत पद्धति है, और तीसरी जो आपके सामने है त्रिनाम पद्धति, सॉरी चार जगत अवधारणा है, चार जगत, और पांच जो सबसे मान्य है, सॉरी चौथी सबसे मान्य है पंच जगत, पंच जगत। ठीक है, 5 किंगडम। तो देखिए जीवों का वर्गीकरण निम्न पद्धति के अनुसार किया जाता है। पहला है द्विजगत पद्धति, दूसरा है त्रिजगत पद्धति, तीसरा है चार जगत पद्धति, और चौथी जो है पंच जगत अवधारणा। ये जो आपके सामने है यह है बाई किंगडम सिस्टम। तो ये पद्धति देने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम देखिए, आपको मैंने अभी बताया था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। लीनियस कहाँ का निवासी है आप बता सकते हो, स्वीडन का निवासी है, शायद तो स्वीडन का निवासी है, सीधी सी बात है। त्रिजगत पद्धति किसने दी, तो घबराइए मत, स्ट्रिकलैंड वैज्ञानिक ने दी। और चार जगत अवधारणा है किसने दी, कॉकलैंड वैज्ञानिक ने दी, कॉकलैंड साइंटिस्ट ने प्रस्तुत की। और जो सबसे सर्वमान्य पद्धति है उसका नाम है पंच जगत अवधारणा, तो रॉबर्ट एच व्हिटेकर वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। ये पद्धति 1969 में प्रस्तुत की गई थी। तो देखिए आपके सामने जब जीवों के वर्गीकरण में चार पद्धतियां हैं, त्रिजगत पद्धति, तो इसमें तो देखिए आपके सामने एक तो होता है जंतु जगत, और दूसरा जो आपके सामने है पादप जगत। जंतु जगत में जंतुओं को रखा जाता है, पादप जगत में पादपों को रखा जाता है। इसके बाद आता है त्रिजगत पद्धति, जंतु जगत, पादप जगत के बाद में तीसरा जो आपके सामने जगत आता है कवक जगत। इसमें कवक या फंजाई को रखा जाता है, जैसे एल्बुको है। चार जगत जो अवधारणा आती है इसमें आपके सामने एक नया बिंदु और जुड़ता है प्लांटी। चार कौन कौन से जाते हैं आपके सामने, पहला है जंतु जगत, पादप जगत, कवक जगत और प्लांटी जगत, जिसमें पादपों को शामिल किया जाता है। अब इसके बाद में देखो, क्योंकि अलग अलग पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे पंच जगत में केवल इनको 5 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा है, जंतु जगत था ये इनके अनुसार। अब यहाँ पर अलग है, पहला है मोनेरा, पहला कौन सा है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा जो आपके सामने है वह है फंजाई, चौथा जो आपके सामने है वह है प्लांटी, और पांचवा जो आपके सामने है वह है एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, अब देखिए आपके सामने पंच जगत अवधारणा किसने दी, व्हिटेकर वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की 1969 में। पंच जगत अवधारणा के अनुसार हम करते हैं जीवों को 5 भागों में बांटते हैं, 5 वर्गों में बांटते हैं, जिनके नाम बोर्ड पर आपके सामने स्पष्ट लिखे हुए हैं। पहला है मोनेरा। ठीक है, तो देखिए पंच जगत अवधारणा जो वर्गीकरण किया जाता है निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। पहला है कोशिका का प्रकार, कोशिका का प्रकार, दूसरा करते हैं पोषण विधि कौन सी है, तीसरा है केंद्र के आधार पर कोशिका का प्रकार, यानी केंद्र उपस्थित है या नहीं है इसके आधार पर प्रकार। ठीक है, तो ये आपके सामने सारे प्रकार इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। पहला है मोनेरा, तो देखिए एक कोशिकीय जीव है, इसके अंदर जो पोषण आपके सामने होता है कुछ सकोशी है, कुछ परपोषी है। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल किया जाता है। उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए उदाहरण पहला है जीवाणु, कौन सा है जीवाणु, कोई भी जीवाणु आएगा इसमें रखेंगे। नीलहरी शैवाल है जिसका औद्योगिक नाम साइनोबैक्टीरिया है। आज इसको क्या बोलते हैं, नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया। एक है माइकोप्लाज्मा, क्या नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसे पादपों का जोकर कहते हैं। फिर आता है प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में देखिए पहला यहाँ पे एक कोशिकीय था, यहाँ पर हो जाएगा एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक था, यहाँ पर हो जाएगा यूकैरियोटिक जीव। फिर इसके बाद में पोषण के आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूग्लिना को छोड़कर परपोषी, यूग्लिना सपोषी है। इसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिका।
इसके उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक सूत्र है अपेयुगा। क्या नाम है सूत्र का? अपेयुगा। यानी 4 जीव हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ए यानी अमीबा, पे यानी पैरामीशियम, यू यानी यूग्लिना और डा यानी डायटम। ठीक है। अब देखिए यूग्लिना को हम पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। इसके बाद में आपके सामने प्रोटिस्टा के बाद में आता है फंजाई। तो फंजाई में देखिए कोशिका का प्रकार है बहुकोशिकीय, पोषण है परपोषी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। इसके बाद है केंद्र के आधार पर कैसा है? यूकेरियोटिक कोशिका है। उदाहरण की बात करेंगे यहाँ पर तो देखो आपके सामने एडबोगो, मुकर, राइजोपस, वो सारे उदाहरण किसमें आएंगे? कवर के अंदर या फंजाई के अंदर आएंगे। अब देखिए चौथा प्लांटी और एनिमिलिया है। इन दोनों में हम अंतर भी ज्ञात कर लेते हैं, साथ में इनका वर्णन भी ज्ञात कर लेते हैं। पहला देखिए आपके सामने, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये सपोसी है, ऑटोट्रॉपिक है, ये परपोषी या विषमपोषी हेटेरोट्रॉपिक है। तीसरा है आपके सामने प्लांटी के अंदर जो भोजन होता है वो किसके रूप में संचित होता है? मंड या स्टार्च के रूप में होता है, जबकि एनिमिलिया में भोजन किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इसके बाद में देखिए प्लांटी की जो कोशिका भित्ति है, यानी प्लांटी में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, जबकि एनिमिलिया में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके बाद में देखो जो प्लांटी है और एनिमिलिया है दोनों ही क्या है? बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक होते हैं। दोनों क्या होते हैं? यूकेरियोटिक होते हैं। उदाहरण की बात करें तो कोई भी पौधे का नाम लिख दीजिए, नीम है, पीपल है, अशोक है, ये सारे प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। एनिमिलिया की बात करें तो इसमें सभी मानवीय जंतु, मनुष्य, बंदर, गाय, इन सबको एनिमिलिया में शामिल किया जाता है। तो देखो इस प्रकार से वेटकर ने जीवों का वर्गीकरण किया, लेकिन यहाँ पर फिर भी देखिए पंचजन्य उदाहरण में कमियां क्या रह गई कि ये सिद्धांत ये सिद्ध नहीं कर पाया कि जीव एक कोशिकीय बहुकोशिकीय यानी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखा गया है, जैसे प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा है। दूसरा इसमें है कि यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक का भी इन्होंने अलग अलग वर्णन नहीं किया, इसलिए कुछ कारण से ये पद्धति भी मान लीजिए ऐसा पड़ रही, लेकिन इन पद्धतियों में सबसे सर्वमान्य पद्धति कौन सी है? पंचजगत पद्धति है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपने इस पहले चैप्टर में पढ़ा है जीव विज्ञान का परिचय, वर्गीकरण में काम आने वाले पद, हायरार्की पद्धति कौन सी है, पदानुक्रम सिस्टम कौन सा है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत है, सबसे छोटी कौन सी है? स्पीशीज है। दिनाम पद्धति, कैरोस लीनियस ने दी। अंतिम शब्द इसका है तो कौन से देश का निवासी है? स्वीडन का है। त्रिजगत पद्धति किसने दी? स्टिकलैंड ने। चार जगत का अवधारणा किसने प्रस्तुत की? कोपलैंड ने। और पंच जगत का अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट या